हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपके अपने यूट्यूब चैनल भारती क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं मेरा जो पिछला वीडियो है उसमें मैंने मुंडा शासन व्यवस्था के बारे में बताया था। आज मैं नागवंशी शासन व्यवस्था के बारे में बताना चाह रहा हूं। यदि आप पिछला वीडियो ना देखे हो तो जैसे ज़रूर देख ले, ताकि आपको इस नागवंशी शासन व्यवस्था में हेल्प करे। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूँ। तो नागवंशी शासन व्यवस्था में पहला पॉइंट है कि प्रथम शताब्दी में मुंडाओं की राज व्यवस्था नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। ठीक है, क्या बोलता है कि प्रथम शताब्दी में, जो प्रथम शताब्दी थी उसमें मुंडाओं की जो राज व्यवस्था थी, ठीक है, वो नागवंशियों को हस्तांतरित हुई। ठीक है, अगला पॉइंट है नागवंशियों का जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय थे। ठीक है, नागवंशियों का जो प्रथम राजा थे वो कौन थे? फनी मुकुट राय थे। फनी मुकुट राय ने अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? सुत्यांबे। ठीक है, फनी मुकुट राय जी ने अपना जो राजधानी वो कहाँ बनाया? सुत्यांबे। नेक्स्ट पॉइंट है फनी मुकुट राय ने पहला व्यवस्था को समाप्त नहीं किया और ना ही कोई परिवर्तन किया, बल्कि इसका विस्तार करने का प्रयास किया। देखिए, मुंडा व्यवस्था में मैंने बताया था पहला व्यवस्था के बारे में। ठीक है, इसलिए मैंने बोला कि यदि आप उस वीडियो को ना देखे हो तो एक बार देख ले जरूर। तो बोलता है कि जो फनी मुकुट राय जो राजा बने थे, ठीक है, तो वो क्या किए? पहला व्यवस्था को समाप्त नहीं किए और ना ही कोई परिवर्तन किए, ठीक है, बल्कि उसका विस्तार करने का प्रयास किए। वो कोशिश किए कि इसको कैसे और अच्छे ढंग से किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है नागवंशियों के काल में भी कर व्यवस्था, भू व्यवस्था एवं शासन व्यवस्था सभी मुंडाओं की तरह चल रहे थे। ठीक है, चलते थे। मतलब कहने का सेंस ये है कि नागवंशी शासन काल में भी क्या था कि जो कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था सभी जो थे वो मुंडा व्यवस्था की तरह ही चलते थे। ठीक है, जैसे मुंडा व्यवस्था में चल रहा था, जो कर व्यवस्था लगता था, भू व्यवस्था लगता था, शासन व्यवस्था था, उसी प्रकार यहाँ पे भी उसी प्रकार का व्यवस्था था। नेक्स्ट पॉइंट है इस व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। क्या बोलता है कि इस व्यवस्था में जो इस प्रकार का व्यवस्था है, कर व्यवस्था, भू व्यवस्था और शासन व्यवस्था, ठीक है, इस प्रकार की व्यवस्था में पहली शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या बोलता है कि प्रथम जो हस्तक्षेप क्या हुआ? मुगलों के आक्रमण काल से। ठीक है, मुगलों का जो आक्रमण काल, तो मुगलों का नींव भारत में कौन रखा था? मुगल वंश का, तो बाबर। ठीक है, तो वो ही बोला है कि मुगलों के आक्रमण काल से, यानी इट मीन 1785। ठीक है, तो 1785 में किसका काल था? तो 1785 में जो काल था वो अकबर का था। ठीक है, 1785 में किसका काल था? अकबर का था। तो हम जानते हैं कि जो मुगल काल था वो मुगल काल में पहले बाबर आया, फिर हुमायूं आया, फिर कौन आया? अकबर आया। तो अकबर का जो शासन काल था वो 1556 से लेके 1605 तक था। ठीक है, तो इस अकबर के काल में क्या हुआ कि मुगल सेना यहाँ के राजाओं से नजराना वसूलते थे। जो मुगल के जो सेना थे वो क्या करते थे? इस नागवंशी जो ये नागवंशी शासन व्यवस्था शासन से नागवंशी राजा लोग से वो क्या वसूलते थे? नजराना वसूलते थे। ठीक है, बाद में यह धीरे धीरे आगे चलकर एक नियमित रूप धारण कर लिया, स्वरूप लिया, और जिसे आगे चलकर मालगुजारी कहा जाने लगा। ठीक है, तो क्या कहता है कि जैसे जैसे टाइम बीता इसी नजराना को क्या बोला गया? आगे चलकर मालगुजारी कहा जाने लगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट पॉइंट? अब मालगुजारी जबरन वसूला जाने लगा। पहले वो था कि दोनों का सहमति होता था, लेकिन अब वैसा कुछ नहीं है। अब जो थे मुगल बादशाह वो जबरदस्ती वसूलते थे। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि अब माल गुजारी जो है जबरन वसूला जाने लगा, जो नागवंशी राजाओं को कठिन लगने लगा। ठीक है, क्योंकि नागवंशी कालीन व्यवस्था में टैक्स या मालगुजारी लेने का प्रथा आम रेशों जैसी नहीं थी। देखो क्या हुआ कि ये जो मालगुजारी जो जबरन वसूला जाने लगा, अभी समझिए ना कि यदि आपसे किसी प्रकार का कोई जबरदस्ती किया जाए, पैसा लिया जाए, तो क्या आप स्वेच्छा दीजिएगा? नहीं, आपको परेशानी होगी। मान लीजिए कि आपके पापा बोले कि नहीं अब तुमको डेली देना है 500 रुपया और आप कमा रहे हैं 100 रुपया, तो कहाँ से दे पाइएगा? संभव है? नहीं संभव है। तो उसी प्रकार ये था कि अब वो जबरदस्ती हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ पे भी था। अब क्या हुआ? तो नागवंशी कालीन व्यवस्था में जो था ना, सबसे बड़ा चीज है कि किसी प्रकार का टैक्स लेने का कोई प्रचलन नहीं था। सबसे जो बात है महत्वपूर्ण है कि इस नागवंशी शासनकाल में कभी भी किसी प्रकार का टैक्स नहीं लिया गया था। ठीक है, अब बोलता है कि मालगुजारी देने में देर होने पर राजाओं को दंडित किया जाता था
अब बात आ गया कि अगर आप पैसा देने में से, टैक्स देने में आपसे अगर लेट भी हो जाती है तो आपको क्या करता था मुगल राजा लोग, दंडित करते थे, ठीक, लोगों को। अब क्या हुआ कि 1616 ईस्वी में कर ना दे पाने के कारण छोटा नागपुर के महाराजा दुर्जन साल को कैद कर, अब क्या हुआ कि 1616 की घटना है कि एक राजा था छोटा नागपुर में, क्या नाम था उसका, दुर्जन साल, जो टैक्स ना दे पाया समय पर, तो क्या कर लिया उसका, अब देखिए, कैद कर ग्वालियर के किले में 12 वर्ष तक जहांगीर द्वारा रखा गया। अब क्या हुआ कि दुर्जन साल को कैद किया गया और वो कहाँ रखा गया, ग्वालियर के किले में, और ये कितने वर्षों तक रहा, 12 वर्षों तक। और उस समय राजा कौन था, मुगल बादशाह जहांगीर। तो जहांगीर का काल पता ही होगा, आप हिस्ट्री में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे होंगे। तो जहांगीर का जो काल था 1605 से 1627 तक था, ठीक है। और ये कब का बात है, 1616, इट मीन्स ये जहांगीर का काल था, ठीक है। तो ग्वालियर के किले में को 12 वर्ष तक रखा गया, लेकिन जब दुर्जन साल 6000 रुपया सालाना कर देने के लिए राजी हुआ तो उन्हें कैद से मुक्त कर दिया गया। अब क्या होता, 12 वर्ष रहने के बाद क्या होता है कि जहांगीर और दुर्जन साल दोनों के बीच में समझौता होता है। दुर्जन साल रेडी हो जाता है, अग्री हो जाता है, सहमत हो जाता है कि हम 6000 रुपया आपको सालाना कर देंगे, और इस सहमति के बाद जहांगीर द्वारा दुर्जन साल को छोड़ दिया जाता है, कैसे, मुक्त कर दिया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, दुर्जन साल ने जो अपनी राजधानी बनाया था, कहाँ बनाया था, खुखरा। दुर्जन साल जो अपनी राजधानी कहाँ बनाया था, खुखरा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अब नागवंशी राजाओं पर कर बढ़ता चला गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जैसे टाइम बीत रहा था, अब मुगलों के द्वारा इन नागवंशी राजाओं पर जो कर है वो बढ़ाते जा रहे थे वो लोग, किंतु यहाँ अपनी राजा से कर लेने का प्रावधान नहीं था। अब क्या था कि वहां पे जो नागवंशी राजाओं द्वारा अपने प्रजा से किसी प्रकार का टैक्स लेने का कोई प्रचलन नहीं था, लेकिन लगातार बढ़ते कर की मात्रा के कारण नागवंशी राजाओं ने अपने प्राचीन व्यवस्था को बदलकर लोगों से टैक्स वसूलना प्रारंभ किया। अब देखिए, आप ही समझिए, अब देखिए क्या हुआ कि जब नागवंशी राजा पर कर बढ़ा, लेकिन वो अपनी प्रजा से किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे, ठीक है। लेकिन जो लगातार टैक्स बढ़ रहा था, जिसके कारण उसका जो प्राचीन व्यवस्था था वो बदलना पड़ा, और अपने प्रजा से टैक्स को वसूलना वो लोग प्रारंभ किए। देखिए क्या था, आप समझिए थोड़ा सा, अब किसी चीज आपके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है, तुम लोग जो नागवंशी राजा थे उन पे प्रेशर दिया जाता था, ठीक है, कि आप सब इतना टैक्स वसूलेंगे लेंगे। अब तो राजा आखिर कहाँ से देगा, तो राजा क्या किया कि वो अब जो टैक्स प्रजा से नहीं लिया जाता था, अब क्या किया, वो टैक्स क्या स्टार्ट किया, वसूलना कहाँ से, प्रजा से ही, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अब सबसे बड़ा बात आता है कि आखिर इस टैक्स को वसूलेगा कौन, लाएगा कौन। राजा के सामने जो नागवंशी राजा थे उनके पास सबसे बड़ा जो आया परेशानी कि आखिर ये जो टैक्स है उसको लाएगा कौन, ठीक है। अब देखिए क्या होता है कि टैक्स वसूलने का जो काम है वो भूयियर को दिया गया, ठीक है। अब बताएंगे भूयियर के बारे में आगे क्या क्या होता है भूयियर, ठीक है। टैक्स वसूलने का जो काम है वो भूयियर को दिया गया, बाद में जागीरदार को, ठीक है। पहले भूयियर को मिला ये काम वसूलने का, फिर किसको दिया गया, जागीरदार को, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहड़ा के प्रमुख मानकी को ही भूयियर कहा गया। जो हम लोग पहड़ा के जो प्रमुख होते हैं मानकी, उनका जो मानकी को ही क्या बोला गया, भूयियर कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यह कर अनियमित था, यह जो कर था वो अनियमित था, अर्थात जब मुगल बादशाह कर की मांग करते थे तभी कर दिया जाता था, ठीक है, हमेशा नहीं। अब देखिए कि आखिर ये कर जो था कैसा था, अनियमित था। अनियमित कर कैसे था ये समझिए, क्योंकि जब मुगल बादशाह कर की मांग करते थे, ठीक है, तभी ये दिया जाता था, इसलिए ये अनियमित था। ये फिक्स नहीं था, 2-4 साल 5 साल 6 साल पे वो अपनी कर की मांग करते थे, जब मांगते थे तो नागवंशी राजाओं द्वारा उसको दिया जाता था, ठीक है। इस अनियमित कर व्यवस्था को नजराना या पेशकश कहा जाता है, ठीक है। ये जो अनियमित व्यवस्था है, ये जो अनियमित कर व्यवस्था है, अनियमित कर व्यवस्था है, उसको क्या बोलते हैं, नजराना या पेशकश कहा जाता है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब भारत में क्या होता है, अंग्रेजों का आक्रमण होता, अंग्रेजों का आगमन होता है। देखिए अंग्रेजों का आगमन। अब क्या होता है, इसमें पहला पॉइंट, मुगलों के बाद 1765 में दीवानी मिलने के बाद अंग्रेजों का आगमन झारखंड में हुआ,
ठीक है, सबसे पहले ये समझिए कि दीवानी है क्या। ठीक है, देखिए दीवानी क्या है। जब अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, ठीक है, बक्सर का युद्ध, आपको पता होगा कि बक्सर का युद्ध किनके बीच होगा, फिर भी मैं बता देता हूं कि बक्सर का युद्ध अंग्रेज और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध का जो नवाब था शुजा-उद-दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ था और इनसे लड़ाई हुआ था अंग्रेज का। ठीक है, जिसमें अंग्रेज को जीत मिली और ये जो नवाब थे और मुगल बादशाह को हार मिला। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध कौन जीता था? अंग्रेज जीता था। ठीक है, तो ये अंग्रेज जो बक्सर का युद्ध जीत गया तो इस पे अपना अधिकार कलकत्ता पे वो पूरा जमा लिया, बंगाल पे। अब क्या होता, उस समय बंगाल जो था, उस समय जो बंगाल था वो उसमें बिहार, उड़ीसा और बंगाल था। बिहार, उड़ीसा और बंगाल था, ये तीनों बहुत क्षेत्र था ये उस समय। ठीक है, अब क्या हुआ, तो उस समय झारखंड का तो स्थापना नहीं हुआ था, उसमें तो झारखंड बिहार में ही था, तो इसलिए यहाँ पे हम बिहार वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ लिखे हैं झारखंड। ठीक है, अब है अंग्रेजों छोटा नागपुर के इस क्षेत्र को पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा। अब जो ये अंग्रेज जो है छोटा नागपुर में तो प्रवेश कर गया, अब बोलता है कि छोटा नागपुर के इस क्षेत्र को पटना काउंसिल, अब जो ये छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था उसको कहाँ रखा गया, तो पटना काउंसिल की व्यवस्था में फोर्ट विलियम के अधीन रखा गया। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ कि, और नेक्स्ट पॉइंट है, छोटा नागपुर खास के लिए एसजी व्हीटली को प्रथम सिविल कलेक्टर नियुक्त किया गया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि छोटा नागपुर खास का प्रथम सिविल कलेक्टर कौन थे, तो एसजी व्हीटली। ठीक है, अब क्या हुआ, इनको काम दिया गया। अब देखिए क्या होता है, इनको नियुक्त किया गया, परंतु इन्हें कर संग्रहण में सफलता नहीं मिली, लेकिन इनको जिस काम के लिए लगाया गया था वो सफल इनको नहीं मिली। अंग्रेज ने कर वसूलने के लिए कई और तरीके अपनाए। अब अंग्रेज जो है कर वसूलने के लिए पूरा दिमाग लगा रहा कि आखिर यहाँ से कर कैसे वसूला जाए, क्योंकि जिस व्यक्ति को नियुक्त किया था कर वसूलने के लिए वो सफल नहीं हो पाया, परंतु उन्हें पूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन उसको सफलता नहीं मिली। नेक्स्ट पॉइंट है, कर की नियमित वसूली के लिए, अब कर की जो नियमित वसूली के लिए क्या हुआ कि 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लाने के बाद राजा महाराजाओं को पूर्ण जमींदार बना दिया गया। अब देखिए कि अंग्रेज कितना बड़ा चाल चल रहा था। क्या किया कि सबसे पहले वो जब देख रहा है कि हम जिस व्यक्ति को नियुक्त किया उसे सफलता नहीं मिल रही, तो वो आखिर दिमाग लाने कि आखिर ये टैक्स कैसे वसूला जाए, कहाँ से आया, कैसे आएगा, तो ये क्या किया 1793 में अस्थाई बंदोबस्त लाया। ठीक है, और अस्थाई बंदोबस्त लाने पे क्या किया कि जो राजा महाराजा होते थे उन्हीं को जमींदार बना दिया गया और बोला गया कि आप ही पैसा वसूलिए। ठीक है, जमींदार बना दिया गया और जागीरदारी प्रथा जमींदारी प्रथा में बदल गई, और जो जागीरदारी प्रथा थी वो जमींदारी प्रथा में बदल गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं और नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई। अब देखिए अब क्या हुआ कि जो काम पहले राजा महाराजा काम चलाता था, अब उसको दे दिया मुनीम बना के काम दे दिया कि तुम लोग जा पैसा वसूल के लाओ। ठीक है, तो वही बोला कि इस व्यवस्था से प्राचीन काल से चली आ रही मुंडाओं एवं नागवंशियों की राज व्यवस्था समाप्त हो गई और अंग्रेजी राज व्यवस्था लागू हो गई और राजा महाराजा अंग्रेजों के लिए टैक्स वसूलने का माध्यम मात्र रह गए, और जो राजा महाराजा जो थे वो क्या हो गए, सिर्फ टैक्स वसूलने का वो लोग क्या करने लगा, काम दे दिया गया, उन लोगों को एक माध्यम बन गया, पैसा कहाँ से लाया कैसे लाया जाए, उन लोगों को दे दिया गया काम। और संपूर्ण देश के साथ साथ छोटा नागपुर भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। और क्या हुआ कि जिस प्रकार सारा देश अंग्रेज के अधीन था, उसी प्रकार छोटा नागपुर भी अंग्रेज के अधीन आ गया। ठीक है, इस प्रकार आज का ये वीडियो जो नागवंशी शासन व्यवस्था था वो समाप्त हुआ। यदि आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन न दबाना ना भूलें, ताकि मेरा आने वाला अगला वीडियो आप तक जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू।